हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग का 11 सेट हो गया है, ये वाला सेट 12वां होने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है, उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। तो बोला गया कि कौन सा ऐसा बिल है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा या ऑर्डिनरी बिल्स होगा, उसको ओरिजिनेट नहीं कर सकते राज्यसभा में। क्या ये सही है? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके बाद बोला है मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें ये कह रहा है कि राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा बिल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। ठीक है, बात करें कि मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 110 कहता है कि ठीक है कि मनी बिल होना चाहिए और वो इंट्रोड्यूस कहाँ पे होना चाहिए? इंट्रोड्यूस होना चाहिए लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा ही कर सकता है। व्हाट इज़ द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया कोल्ड? तो बोला गया कि थ्रस्ट जो है यूनिट एरिया पे लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया, प्रेशर, डेंसिटी या फिर वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रस्ट जानने की ज़रूरत है। थ्रस्ट को जानेंगे तभी बोल पाएंगे कि ये क्या हो सकता है। प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है या सरफेस एरिया हो सकता है। तो जब भी हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स और थ्रस्ट सेम है, सेम चीज़ है, लेकिन थ्रस्ट की बात करें तो ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, याद रखना है, थ्रस्ट जो है बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो कहलाता है प्रेशर। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं तो ज़मीन पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स तो लगाते ही हैं, लेकिन परपेंडिकुलर लगाते हैं। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या होता है? वो प्रेशर होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया भी प्रेशर ही होता है। ठीक है, फोर्स और प्रेशर थ्रस्ट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि फोर्स जो है कहीं पे भी लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है तो वो थ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, और बात करें प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी? इनमें से कौन सा है जो कि सेल थ्योरी में फिट नहीं करता है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है या फिर प्लांट्स है? तो इसका आंसर होगा वायरस। देखिए, वायरस जो है ये सेल थ्योरी का जो कंसेप्ट है कि उसके अंदर जान होगा, उसके अंदर मैंने सेल के बाकी सब ऑर्गेनिज्म ये होंगे। ठीक है, लेकिन ये इसलिए फिट नहीं होता है क्योंकि ये जब किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाता है तब ये लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब किसी बॉडी के अंदर नहीं रहता है तब ये क्या होता है? डेड रहता है, मरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया कि बिकॉज दे आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंट लाइफ, ना ही सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये तभी फैलता है जब क्या होता है? जब ये होस्ट किसी होस्ट में आ जाता है तब इसके अंदर समझ लीजिए जान आ जाता है, या फिर ये तभी रेसिप्रोकेट करता है या रिप्लिकेट करता है। ठीक है, उससे पहले जब तक किसी के अंदर वायरस जाएगा नहीं तब तक वो ऐसा समझ लीजिए बेकार है, मरा हुआ है, ख़त्म है। लेकिन आपके अंदर आ गया तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपको फिर समझ रहे हैं आप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल? ट्रांजिशन मेटल का खूबी क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो आयनाइजेशन एनर्जी या मेटल मेलेबिलिटी? ट्रांजिशन मेटल जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ठीक है, बीच वाले जो एलिमेंट्स होते हैं है ना, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जो ना तो मेटल है, मेटल से नॉन मेटल, या फिर वो ट्रांजिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ खूबियाँ मेटल की होंगी, कुछ कुछ नॉन मेटल की होंगी। ठीक है, वो मेटलॉइड्स कहलाता है। ठीक, तो ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, गेन कर सकता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो याद रखना है ट्रांजिशन मेटल में क्या क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, मेलिएबिलिटी, अब एक टर्म आ गया मेलिएबिलिटी। ठीक है, एक होता है डक्टिलिटी, एक होता है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी ऐसा प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग क्या किस में बदल सकते हैं? शीट में बदल सकते हैं। माने कोई अगर
कोई ऐसा मटेरियल है उसको अगर शीट के फॉर्म में बदल सकते हैं तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के पास मेलेबिलिटी होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है, और ये गलत बात है कि गेन इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन आसानी से। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल वो पूरी तरह से फिल्ड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, वो आसानी से लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ट्रांजिशन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है, अब पूरी तरह से फिल्ड नहीं होता है। गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ड बाय, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, कब बनाया गया था? ठीक है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है, वो कब किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज विट। ठीक है, अब इसकी बात करें कि कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1911 में। ठीक है, बिल्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट टू commemorate the visit of King George V एंड क्वीन मैरी। ठीक है, तो किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी आई थी इंडिया, उनको ये करने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए 1911 में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा। वेयर वाज पब्लो पिकासो फ्रॉम? तो हम लोग बोलते हैं जनरली पिकासो ही नाम जानते हैं, इनका पूरा नाम पैब्लो पिकासो है। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? स्पेन, इटली, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। तो पिकासो कहाँ से बिलोंग करते थे? स्पेन से बिलोंग करते थे। द डिमांड कर्व फेसिंग ए परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, परफेक्टली इनइलास्टिक, कनकेव कर्व और परफेक्टली इलास्टिक। तो ये जो क्वेश्चन है पहले आंसर कर लीजिए आप खुद से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, बोला गया कि डिमांड कर्व जो है वो कंपेटिटिव फर्म के कैसे रिलेशन में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इफ वाटर स्मेल्स बैड देन दैट ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग अलम, ब्लीच, एक्टिवेटेड कार्बन या डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन। बोला गया कि अगर कहीं का वाटर अगर बदबू मार रहा है, पानी अगर बदबू मार रहा है, तो उस बदबू को ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या मिलाना पड़ेगा? अलम, ब्लीच, एक्टिवेटेड कार्बन या फिर डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो जो प्रोसेस के द्वारा स्मेल को हटा देता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है वो जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो जो गंदा स्मेल आ रहा था उसको क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है और एक तरह का कंपाउंड बनाता है ना, एक तरह का कंपाउंड बना लेता है जिससे आप आसानी से पानी से हटा सकते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो क्या करता है, जितने भी गंदा स्मेल है उसको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से उसको हटा सकते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क इज़ बायोस्फीयर पार्ट ऑफ द रिजर्व। तो बोला गया कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ए बायोस्फीयर पार्ट ऑफ द रिजर्व। तो बोला गया कौन से रिजर्व का बायोस्फीयर है ये नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, अरावली, विंध्या, सतपुरा या नीलगिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये बताइएगा इंडिया का पहला नेशनल पार्क क्या है? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कब बना था? 1986 में। ठीक है, उसके बाद इसको नागरहोल नेशनल पार्क जो है, जो इसके अंदर आता है, वो उसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो नागरहोल नेशनल पार्क किस रिजर्व के अंदर आता है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। वेयर इज़ द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? कहाँ पे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है इंडिया का लोकेटेड, माने कहाँ पे? अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या पुणे? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे?
इसका आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ? अर्थ का मीन टेम्परेचर क्या है, क्या होता है? 6 डिग्री, 16 डिग्री, 26 डिग्री या 36 डिग्री? तो अर्थ का जो मीन डिग्री टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 16 डिग्री था इसलिए हम लोग मार दिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 59 फ़ारेनहाइट। ऑलरेडी मैंने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया है आपको। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? रायपुर किसका कैपिटल है? झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, सबको जानते हैं। ठीक है, गोवा का पानाजी है, झारखंड का क्या है? धनबाद है, रांची है। बताइए झारखंड का क्या है? हिमाचल प्रदेश का क्या है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, गुजरात? ठीक है, तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि महात्मा गांधी जो बोर्न हुए थे वो गुजरात के पोरबंदर में हुए थे। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1869 में, यानी 1869 में। ठीक है, और वो उसके बाद क्या हुआ था, वो 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, और लौटे थे कब? 1915 में। तो जब वो लौटे थे 9 जैन 1915 को साउथ अफ्रीका से, उसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस बोलते हैं ना, नॉन रेसिडेंस इंडियन डे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस बोलते हैं। कब? 9 जनवरी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि गांधी जी उस दिन साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। बहादुर शाह फर्स्ट वाज बोर्न इन द ईयर? तो बोला गया कि बहादुर शाह जो पहला है वो कब बोर्न हुआ था? 1543, 1743, 1643 या 1843? तो इसका आंसर हो जाएगा 1643। ठीक है, बहादुर शाह 1 जो था वो 7th मुगल एम्पायर था ऑफ इंडिया। ठीक है, मुगल एम्पायर का 7th रैंकिंग में था। उसके बाद बात करें कि उनका पैदाइश जो है 14 अक्टूबर 1643 कहाँ पे? बुरहानपुर, इंडिया में हुआ था। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर ए हाई कोर्ट टू इशू ए रिट? आर्टिकल 132, आर्टिकल 226, आर्टिकल 143, आर्टिकल 32? ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? कर लिया होगा आपने। सुनिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रीट्स इशू करने के लिए हाई कोर्ट को भी पावर देता है और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पे, जो क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि हाई कोर्ट को रीट इशू करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 226। हाई कोर्ट की बात करें तो 226, लेकिन अगर यही पूछता कि रीट इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, याद रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कम है 32 और हाई कोर्ट का ज़्यादा है 226। ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहता है कौन सा किसका है, इसलिए ऐसे करके याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इसलिए उसका रैंकिंग कम होगा, इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं कि 32 है और इसका हाई कोर्ट का कितना है? 226 है। उसके बाद बात करें कितने तरह के रीट्स होते हैं, तो हिबिस कॉर्पस, मेंडमस, उसके बाद प्रोहिबिशन, उसके बाद क्यू वारंटो, सेट्योरी, है ना, सेट्योरी रेट। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा एक बार बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन ए वेसल्स मेल्ट द वाटर लेवल इन द वेसल्स? ठीक है, अगर, अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज डज नॉट चेंज, फर्स्ट इंक्रीज, देन बिफोर डिक्रीज, आफ्टर डिक्रीज। यार डिक्रीज, यहाँ पे आफ्टर होना चाहिए, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो बोला गया कि अगर एक वेसल्स में, ठीक है, वाटर है, वाटर के ऊपर कौन? आइस फ्लोट कर रहा है। ठीक है, आइस फ्लोट कर रहा है, तो बताइए उसके अगर वही जो आइस है वो गल जाए, ठीक है, वही मेल्ट होकर के पानी के साथ अगर मिक्स हो जाए वही आइस, तो क्या बताइए वाटर का लेवल क्या होगा? तो वाटर का लेवल कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब आइस को लेके जितना था उतना ही रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था किसके? बाय प्लानिंग कमीशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, प्रेसिडेंट
या फिर वर्किंग कमेटी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। और ये किसके अंदर, कौन से मिशन के अंदर आया था, कौन से प्लान के अंदर आया था, तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शन, ये हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम लोग का रिवीजन चल रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए कितना, 30 ईयर्स। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, देखिए इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट a point between focus and the center of curvature, the focus a point beyond the center of curvature, the center of curvature। तो बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको प्लेस किए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बताइए, और किस तरह का मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, मिरर भी देखना होता है हम लोग को। तो किस तरह का इमेज बनेगा, या इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं कनकेव मिरर में, तो उसका जो इमेज बनता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज भी कहाँ पे बना, देखिए इमेज भी यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो उल्टा बनता है बट यहीं पे बनता है। ठीक है, बाकी सब भी आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था, इससे बियॉन्ड रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सारा है, आपको देख लेना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, आगे सुनिए। तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following metal does not react with oxygen at even high temperature? अल्युमिनियम, सिल्वर, लीड या जिंक। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर तो छोड़ ही दीजिए, हाई टेम्परेचर भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है ये क्या है, नोबल मेटल है। नोबल मेटल को मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा भाई सब, विच मीन इट हैज़ वेरी लो रिएक्टिविटी, मतलब इसका जो रिएक्शन करने का यह बहुत कम है, किसी के साथ घुलेगा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एंड डज नॉट रेडियली फॉर्म ऑक्साइड, और ये जल्दी ऑक्साइड बनाता भी नहीं है। ठीक है, विथ ऑक्सीजन इवन व्हेन हीटेड। बोला गया कि सिल्वर जो है वो नोबल मेटल में आता है, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी भी कम है। रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये जल्दी ऑक्साइड बनाता नहीं है किसी का। ठीक है, Which of the following the constitution provides the abolition of child labor in India? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो चाइल्ड लेबर का, मैंने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की बात कर रहा है। 16, 17, 25 या 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में, माइंस में या अदर किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाल सकते। ठीक है, उसी को चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अगर 14 साल से कम के बच्चे कहीं पे काम कर रहे हैं तो उसको चाइल्ड लेबर बोला जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 24। ठीक है, अब एक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, डाउट। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी सेक्स के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कहता है, ठीक है, ये 15 D4 डिस्क्रिमिनेशन, 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 17 आर्टिकल, 18 आर्टिकल। ठीक है, ओ फिर अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यू फॉर अनटचेबिलिटी। ठीक है, 17 आर्टिकल कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आपको याद रखना है 15, 16, 17, 8। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट? संस्कृत, ब्राह्मी, ग्रीक या द्रविडियन?
बोला गया कि जितने भी मॉडर्न स्क्रिप्ट हैं मोस्टली वो जो है किसी न किसी स्क्रिप्ट से आए हैं। तो ज़्यादातर जो है कौन से स्क्रिप्ट से आए हैं, ठीक है। मतलब अभी जितने भी हम लोग स्क्रिप्ट देखते हैं वो किसी न किसी से आए हैं प्रीवियसली, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है, कौन से लैंग्वेज से आए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मी, ठीक। जितने भी मॉडर्न मॉडर्न स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर ब्राह्मी से आए हैं। जैसे कि कौन कौन सा, बंगाली है, तमिल है, गुरुमुखी है, ठीक है। उसके बाद देवनागरी जो हमारा हिंदी है, ठीक है। उसके बाद डोगरी है। ये सारे कहाँ से आए? ये सारे ब्राह्मी से ही आए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग आवर स्किन हेल्दी। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। हमारे स्किन के लिए जो विटामिन होता है स्किन को हेल्दी रखने के लिए, वो होता है विटामिन सी, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ बिकॉज। तो बोला गया कि डाइटरी फाइबर्स जो है हम लोग को ज़रूरी है डेली बेसिस पे, ठीक है। क्यों ऐसा है? टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटीन, टू बैलेंस द इंसुलिन सिक्रेट बाय पेनक्रियाज, टू हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, टू डिक्रीज टायर्डनेस। डाइटरी फाइबर्स हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? एक तरह का फाइबर्स है जो हम लोगों का जो हम लोग जितना भी फूड खाते हैं उसमें कुछ कुछ अनडाइजेस्टेड भी होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग डाइटरी फाइबर्स लेते हैं। जैसे कि पालक हो गया, है ना, साग वगैरह जो खाते हैं वो डाइटरी फाइबर्स में आता है। क्यों? क्योंकि वो हम जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गए हैं उसको बाहर निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। टू हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब आते हैं कुछ कुछ सेक्टर दिया हुआ है और मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, सेक्टर दिया हुआ है। जैसे गिनिंग कहाँ पे होता है? शीप वूल में, कॉटन में, लेदर में या सिल्क में। सीजनिंग कहाँ पे होता है? शेयरिंग कहाँ पे होता है? रीलिंग कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर डालना है, बताना है, ठीक है। तो सुनिएगा, गिनिंग जो होता है, हम लोग जो कॉटन को कॉटन सीड से जो अलग करते हैं तो हो जाएगा गिनिंग, ठीक है। कॉटन को कॉटन सीड से जब अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं गिनिंग। उसके बाद सीजनिंग किसको बोलते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं, स्किन से लेदर प्रोडक्ट जो बनाते हैं, ठीक है, लेदर प्रोडक्ट वगैरह जो बनाते हैं वो होता है सीजनिंग। उसके बाद शेयरिंग क्या होता है? जो इसका शीप होता है उससे जो ऊल प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है, कटिंग ऑफ ऊल फ्रॉम द शीप्स बॉडी, जो काटते हैं उसका माने ऊल वगैरह, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। यानी बालों को काटना, भेड़ा का बाल को काटने का क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रीलिंग किसको बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं अनवाइंडिंग द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कुकुन्स। तो कुकून, सिल्क को हम जानते हैं हम लोग कैसे प्रोड्यूस होता है, अलग अलग फेजेस हैं उसके, ठीक है। तो कुकून से जो हम लोग सिल्क वॉर्म को अलग करते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? रीलिंग बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आसानी से आप मार पाइएगा। गिनिंग किससे रिलेटेड था? कॉटन से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद बात करें सीजनिंग किससे रिलेटेड था? तो लेदर से। शेयरिंग किससे? शीप वूल, है ना। उसके बाद रीलिंग किससे था? सिल्क से रिलेटेड। कंडेंसेशन प्रोसेस रिफर्स टू। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू सॉलिड फॉर्म, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड फॉर्म, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, ठीक है। 3-4 प्रोसेस होते हैं, जैसे कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग है, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि वो वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है। तो वाटर वेपर देख लीजिए कहाँ पे वाटर में चेंज हो रहा है, यहाँ पे वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है? जैसे हम लोग खाने वगैरह, खाना अगर गर्म है उस पर अगर कोई थाला उला ढक देते हैं तो वहाँ से जो भाप निकल रहा है, ठीक है, वो भाप क्या है? वेपर है, वाटर वेपर है। वही जब
इस थाला से टकराता है तो क्या बन जाता है, वहाँ पे लिक्विड बन जाता है, और जैसे ही आप थाला को उठाते हैं वहाँ से बहुत सारा पानी झड़ने लगता है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ पे भाप जो है, माने वेपर जो है किस में बदल गया, वो पानी में बदल गया। तो उसी को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। इन प्लांट द प्रोसेस इन विच वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज इम्बिबिशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपिरेशन या विस्कोसिटी। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। मतलब ये है कि जब हम लोग जब पौधों में पानी डालते हैं तो एक्सेस वाटर जो है, वो हम लोग जितना भी पानी डालते हैं पौधे में, वो सारा पानी कहाँ जाता है, हर एक पार्ट में, प्लांट का हर एक पार्ट में। लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है वो लीव्स में चले आता है। वो लीव्स में जाने के बाद टाइम टू टाइम वो क्या करता है, वो उसको वाटर वेपर फॉर्म में उसको रिलीज़ करते रहता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है वेपर फॉर्म में। ठीक है, वेपर फॉर्म के थ्रू वो रिलीज़ हो जाता है, किससे, लीव्स से, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पानी डाला, पानी ज़्यादातर जो पानी है वो क्या करता है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बोला गया कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट टाइप का सीपीयू कौन सा है, ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर या क्वाड कोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल कोर। सिंगल कोर में क्या होता था, एक एक कोर होता था, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता था, कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, वन कोर वाला जो था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। तो बोला गया कि इनमें से, जैसे गोल्जी बॉडीज़ है, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, राइबोसोम है, लाइसोसोम है या न्यूक्लियस है, ये इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ठीक है, सेल में जो प्रोटीन बनता है वो कौन कराता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसको, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके बाद बात करें गोल्जी एपरेटस जो होता है, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो वो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल जब कोई ख़राब उराब हो जाता है, ये हो जाता है जो सेल ख़राब है उसको ख़त्म करने का काम करता है लाइसोसोम्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है वो जो हमारा सेल को कंट्रोल करता है, या सेल का सीपीयू बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी, लाइकेन, प्लांट रूट, राइजोबियम बैक्टीरिया, बोथ आर राइट, बोथ आर रॉन्ग। क्या होगा? ठीक है, तो सिम्बायोटिक का मतलब समझिए पहले, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि कोई होस्ट है और कोई गेस्ट है। ठीक है, वो एक दूसरे में रह रहा है और एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। ठीक है, एक दूसरे में रह भी रहा है और एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से सिर्फ फ़ायदा हो रहा है, एक तरफ से नुकसान हो रहा है। दोनों तरफ से जब फ़ायदा हो, दोनों एक दूसरे में रह रहा हो, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, जैसे प्लांट रूट में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया से उस प्लांट को भी फ़ायदा होता है, और प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी तरह से एल्गी और लाइकेन है, तो ये जो दोनों जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म विद बोथ बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, माने एक दूसरे से दोनों को ही बेनिफिट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया को भी बेनिफिट हुआ, उसी तरह से प्लांट को भी बेनिफिट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। इनमें से कौन सा है जिसको ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस बोलेंगे हम लोग, हेलोन्स, मीथेन्स, सीएफसी या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन को ख़त्म कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि ओजोन का, या ऐसा बोल सकते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जितने भी हैं उसका कंजम्पशन या उसका रिलीज जो है वो कम से कम हो, उसके लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि ओजोन लेयर को कैसे बचाना है उससे रिलेटेड एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, वो बना था 1987 में। ठीक है, बिलो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन कुड प्रिवेंट फ्लडिंग, एफोरेस्टेशन कैन बैलेंस आवर इकोसिस्टम। उसके बाद बोला है बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, ओनली ए करेक्ट। कौन सा सही होगा? ठीक है, तो एफोरेस्टेशन का मतलब समझिए। एफोरेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को लगाते हैं। ठीक है, प्लांट लगने को, इसको एफोरेस्टेशन बोल रहे हैं। तो एफोरेस्टेशन यानी प्लांट जब लगाएंगे तो क्या उससे फ्लड रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकता है, बिल्कुल बैलेंस करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, सही है, बोथ आर करेक्ट। Which of the following given rivers of peninsular plateau flows eastward direction? ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स जो है हम लोग का पेनिनसुलर प्लेटू में, वो कौन कौन से हैं? नर्मदा है, तापी है, कावरी है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, वेस्ट फॉलोइंग नहीं पूछा है, ईस्ट फॉलोइंग पूछा है। ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा कावरी। कावरी जो होता है हमारा ईस्ट फॉलोइंग है। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है मेन पूछा जाता है हम लोग को वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, बाकी सब तो ईस्ट फॉलोइंग ही है ज़्यादातर, कुछ कुछ है जो हमारे वेस्ट फॉलोइंग है। कौन कौन से? जैसे सुनिएगा, नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग, ताप्ती है, ताप्ती और तापी दोनों ही सेम रिवर है। ठीक है, नाम अलग अलग है बट सेम ही है, ताप्ती या फिर तापी। उसके बाद साबरमती है, लूनी है, घग्गर है, माही है, ये सारे जो रिवर्स है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। याद सुन लीजिए दिमाग में, वेस्ट फ्लोइंग है ना कि ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, जैसे बात करें कृष्णा है, गोदावरी है, कावरी है, ये सारे क्या है, ये ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो बोला गया कि फूड जो सिंथेसाइज होता है या फूड जो बनाता है प्लांट, उसको स्टोर्ड किस फॉर्म में रखता है, स्टोर करके किस फॉर्म में रखता है? ग्लाइकोजन में, स्टार्च में, फैट में, या प्रोटीन में? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो फूड बनाता है, प्लांट उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फूड तो बना लिया, लेकिन स्टोर किस फॉर्म में करता है? तो वो हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज नोन टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है? जुपिटर, मार्स, मरकरी, सैटर्न। ठीक है, अब दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का जो है, हम लोग का अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। उसी तरह से बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न पे सुनिएगा, पहले जो हम लोग को पता था वो था कि जुपिटर पे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन रिसेंट सर्च साइंटिस्ट के द्वारा जो सर्च किया गया है वो सैटर्न में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। तो हम लोग का कितना नेचुरल सैटेलाइट है? तो एक ही है, वो कौन सा है? मून है। अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी बात करें इसकी सैटर्न का, तो सैटर्न का बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, या पिट्यूटरी? ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड में जो ह्यूमन बॉडी में, हाँ, ह्यूमन बॉडी का जो ग्लैंड है वो हो जाएगा लीवर। ठीक है, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हम लोग का। लेकिन अगर पूछा कि लार्जेस्ट ऑर्गन, ग्लैंड अलग होता है, ऑर्गन अलग होता है। ठीक है, ग्लैंड से कुछ ना कुछ रिलीज होते हैं, है ना, एक्सक्रीट होते हैं, कुछ ना कुछ निकलता है वहाँ से, है ना। तो इसकी बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लीवर। ठीक है, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार, उससे किस डायरेक्शन का पता चलता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो आप लोग सबको ही सुने होंगे, हम लोग भी सुने हैं कि हम लोग क्या बोलते थे कि पहले के दिनों में जब टाइम नहीं होता, सॉरी,
जब रात उत के टाइम पे हम लोग को अगर पता करना है कि किधर नॉर्थ है किधर वेस्ट है, तो ये तारा देख करके, पुराने वाले जो लोग हैं तारा देख करके, स्टार देख करके पता कर लेते हैं कि किधर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, हाँ, किधर किस डायरेक्शन है। तो पोल स्टार जो है वो बतलाता था नॉर्थ का डायरेक्शन को। ठीक है, याद रखना है, पोल स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को बतलाता है। उसके बाद द हुंड्रू फॉल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज। तो बोला गया कि हुंड्रू फॉल्स जो है ये कौन से प्लेटू में लोकेटेड है। छोटा नागपुर प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू या नन ऑफ द अबव। ठीक है, हुंड्रू फॉल जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू में। अब कौन सा रिवर है जो ये फॉल बनाता है, हुंड्रू फॉल जो है कौन सा नदी पे, तो ये हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा जो रिवर है उसमें वही जो रिवर है वो हुंड्रू फॉल बनाता है। और कौन से स्टेट में है, तो झारखंड। प्लेटू की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, अगला, मेहगनी एंड रोजवुड ट्री आर वन ऑफ द मेन ट्रीज स्पेसीज इन इंडिया आर कॉमनली फाउंड इन। तो बोला गया कि मेहगनी और रोजवुड जो ट्री है वो मेन स्पेसीज है इंडिया का, वो कहाँ पे पाया जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा भी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया कि मेहगनी और रोजवुड कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ये कहाँ पे, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ये वेस्टर्न घाट है, अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे मिलता है हम लोग को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इनमें से कौन, मेहगनी और रोजवुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डिट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है, फंगल एंजाइम है या लाइकेन है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि डिग्रेड कर देता है। डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, जो डेड एंड डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसको तोड़ देता है इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा फंगल एंजाइम। ठीक है, फंगल एंजाइम की जगह अगर लिखा हुआ रहता बैक्टीरिया तो वो भी होता। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए डिट्रिस का मतलब मैंने जो बताया, डेड ऑर्गेनिक मैटर को किसमें, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलता है। कौन, फंगल एंजाइम। ठीक है, जिससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम का बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं पार्ट 13 में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।